offshore installations, they are basically, some are, some branches are dependent, some are independent. तो इस तरीके से कुछ ब्रांचेस के काम होते हैं. नाउ इन द केस, अब जल्दी से हम लोग इसको देखते हैं. व्हेन द ब्रांच रिसीविंग द गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस से ब्रांच गुड्स को रिसीव करे. फर्दर गुड्स को रिसीव करें कॉस्ट प्राइस पर और सेल्स को करें ऑन द बेसिस ऑफ द कैश. तो जल्दी से क्वेश्चंस को लिखें साथ में और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करने की साथ साथ कोशिश करते हैं, तो अपने आप सीखते चले जाएंगे. एक्स कंपनी हैज ए ब्रांच एट कानपुर which sells goods for cash only. Some transactions are made between head office and the branch office for the year ending 31st March 2021. ठीक है कि कोई एक एक्स कंपनी है जिसका कि ब्रांच ऑफिस कानपुर में है और हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं 2021 वाले एंडिंग फाइनेंशियल ईयर तक. द ओपनिंग स्टॉक एट 1st April, opening stock at 1st April 2020, 20,000. Goods supplied to branch 50,000. Cash sent to branch for rent 200. For other miscellaneous expenses 100. Cash receipt from branch during the year 60,000. Closing stock on 31st March 2020 15,000. Closing balance of petty cash ₹10. Now what you have to do, you have to pass the necessary journal entries. In the book of Kanpur branch office and prepare a branch account in the book of head office. ये जो भी आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है वो आप हेड ऑफिस की बुक्स में पास करेंगे और उसमें जर्नल एंट्री बनाएंगे और कानपुर ब्रांच ऑफिस का एक अकाउंट बनाएंगे. So by the help of these entries, are you able to handle this question? सिंपल सी अकाउंटिंग है जैसी आप करते चले आए हैं अभी तक. ब्रांच एक पार्टी की तरह बन जाएगी इसमें और हेड ऑफिस एक पार्टी की तरह बन जाएगा और हेड ऑफिस की बुक्स में आपको करना है. तो हेड ऑफिस की बुक से जब भी ब्रांच को जाएगा तो वो एंट्री और ब्रांच से जो हेड ऑफिस को मिलेगा वो एंट्री. इस तरीके से जनरल एंट्रीज आपकी पास हो जाएंगी और हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट आप बना दीजिए. फिर उससे रिलेटेड अगर कुछ सब लेजर्स की जरूरत है देन यू हैव टू प्रिपेयर इट. ये मोस्ट इजी वन क्वेश्चन, वेरी इजी वन. नो क्रेडिट सेल, नो एनी अदर टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, नथिंग एल्स. आपको केवल अभ्यास हो पाए कि इसमें कैसे कैसे चीजें होती है. तो सबसे पहली एंट्री आपका ओपनिंग स्टॉक है. ओके, तो ओपनिंग स्टॉक के केस में क्या होगा,
कैसी एंट्री बननी चाहिए? कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एट कानपुर ब्रांच 20,000। ठीक है, आप उसको शुरू करा रहे हो, वो एज ए ओपनिंग स्टॉक यू आर प्रोवाइडिंग, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डेबिट द कानपुर ब्रांच अकाउंट, उसको डेबिट कर लो अगेंस्ट द स्टॉक टू द स्टॉक एट कानपुर ब्रांच 20,000। नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग ट्रांसफर ऑफ द ओपनिंग स्टॉक। नाउ द सेकेंड, गुड सप्लाइज टू कानपुर ब्रांच। यहां पे भी आपको ब्रांच को डेबिट करना पड़ेगा, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू द गुड सप्लाइड टू कानपुर ब्रांच। बीइंग गुड सप्लाइड टू कानपुर ब्रांच इज द नरेशन। तो ये दोनों जल एंट्री आपको बता रही है कि आपने कुछ कानपुर ब्रांच को भेजा है, अभी तो उसको डेबिट कर लिया है। अब क्या क्या भेजा है वो आपकी क्रेडिट एंट्रीज डिनोट कर रही है। पहले केस में आपने स्टॉक भेजा है, दूसरे केस में आपने पूरे साल में जो सामान भेजा फॉर द पर्पज ऑफ सेल वो है। फिर आप क्या भेज रहे हो? कैश भेज रहे हो, तो फिर डेबिट करो कानपुर ब्रांच को, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसमें आपने 200 रुपए भेजे फॉर द पर्पज ऑफ रेंट और 100 रुपए भेजे हैं फॉर द अदर और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इनको पूरा कंबाइंड कर लो, क्योंकि पैसा भेज रहे हो आप, तो पैसा तो 300 रुपए के रूप में जाएगा। तो कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश 300 रुपीज। नरेशन में आप इस चीज को क्लियरफाई करोगे कि द बीइंग कैश इज सेंट टू कानपुर ब्रांच फॉर मीटिंग द रेंट एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। This is the third journal entry. Now fourth, you are receiving the cash from the कानपुर branch. अब कानपुर ब्रांच आपको ये जितना आपने सामान भेजा इसके अगेंस्ट में उसने कुछ बेचा और आपको वापस भेज रही है। ठीक, तो जब वो आपको वापस भेज रही है तो आप क्या करोगे? आपको वापस भेज रही है तो बैंक या कैश आपको अब डेबिट हो जाना चाहिए। ठीक, कैश को डेबिट कर लीजिए 60,000 से और कानपुर ब्रांच को क्रेडिट कर दीजिए। अभी तक तो उनके ऊपर हम चढ़ा रहे थे, 50,000 का सामान दिया, 20,000 का सामान दिया, अब उसने 60,000 का पैसा हमको लौटा दिया बेच के। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है आपसे वो आखिरी में कि स्टॉक भी बचा रह गया है 15,000 का और पेटी कैश भी 10 रुपए पड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने अदर और मिसलेनियस एक्सपेंसेस के भेजे थे इसमें से केवल 90 खर्च हुए, 10 बचे हुए और स्टॉक भी लाई कर रहा है। तो स्टॉक, क्योंकि आपको एंड में ये ब्रांच बड़ी डिपेंडेंट टाइप की ब्रांच है, सारी अकाउंटिंग का हेडेक आपके ऊपर है, क्योंकि उसके यहाँ तो आप स्टॉक को भी उसका नहीं बता रहे हो, सिर्फ अपने यहाँ से भेज रहे हो और वापस अपने यहाँ लिए ले रहे हो। उसका अपना इंडिपेंडेंट कोई ब्रांच नहीं है, उसका अपना कोई P&L नहीं है। ठीक, so you are showing in your book of account all the entries which are due to the transaction with the कानपुर branch. तो स्टॉक एट कानपुर ब्रांच डेबिट, क्योंकि अब ये आपके लिए डेबिट हो गया। ठीक ना, जो बचा रह गया है ये माना जाएगा कि आपका है। द स्टॉक एट कानपुर ब्रांच 15,000, कुछ पैसा भी बचा है, हाँ बचा है पेटी कैश एट कानपुर ब्रांच ₹10 और कानपुर ब्रांच को क्रेडिट कर दो 15,000 से। अब ये आपकी सारी जनरल एंट्री बन गई। जब ये सारी जनरल एंट्री बन गई है तब आपका काम क्या हो जाना चाहिए? आपका काम हो जाना चाहिए कि इसका एक अकाउंट बन जाए, जो कि वो आपसे बोल रहा है कि प्रिपेयर है कानपुर ब्रांच अकाउंट। तब तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने भेजा और जो मुझे मिला उसमें क्या कम ज्यादा है, कुछ प्रॉफिट हुआ कि कुछ लॉस है। तो प्रिपेयर अ कानपुर ब्रांच अकाउंट, आप हेडिंग डाल लीजिए कानपुर ब्रांच अकाउंट टू और उसको बांट दो, डेबिट क्रेडिट 2 खाने बना दो, फॉर द अमाउंट, फॉर द डेट एंड फॉर द पर्टिकुलर्स। अब जल्दी जल्दी से जो आपने ये एंट्रीज की है इनकी पोस्टिंग कर दीजिए इसमें, जहां जहां कानपुर ब्रांच है वहां वहां वो डेबिट और क्रेडिट जैसे हुई है वैसे ही लेजर में उठा के पोस्ट कर दीजिए। तो पहली डेबिट एंट्री आपके लिए स्टॉक की है 20,000 ओपनिंग स्टॉक। दूसरी डेबिट एंट्री आपके लिए गुड सप्लाइड 50,000
तीसरी डेबिट एंट्री कैश की, जो रेंट और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आपने भेजे थे 300, ये तीन एंट्री आपके उस अकाउंट में डेबिट की फिगर को क्रिएट करेगी। नाउ रिगार्डिंग द क्रेडिट, बाई कैश 60,000 आपको मिले, बाई स्टॉक 15,000 आपको मिले, बाई पेटी कैश 10,000, ये भी आपके वहां पे पड़े हुए हैं। तो टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड आपका बन जाएगा 75,010 रुपीज। डेबिट साइड का टोटल आप देखोगे कम है, तो व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? कुछ काम भी साथ में करते चलो यार मेरे। यस, व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? कोई बताएगा मुझे? हाँ बेटा, कोई बैलेंसिंग फिगर है? ओके, टेल मी। शुरुआत से बताइए मुझे कि ये जितनी भी जो मैंने लिखाया, पहले तो वो नोट किया आपने, फिर इसके बाद ये जर्नल एंट्री पास की? प्लीज रिस्पॉन्स। ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं मजा आ रही है बिल्कुल, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ क्या चल रहा है। यस प्लीज, हैव यू पास द जर्नल एंट्रीज? ये जर्नल एंट्री मैंने बोली, इनको आपने नोट डाउन किया? यस बेटा, एनीबडी? ये कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इश्यू है, समझ नहीं आ रहा है तो बताइए, उसको रिपीट करें हम जल्दी से, डोंट वेस्ट टाइम। इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? उसको आप जल्दी से पूछो बेटा, शांत मत बैठो, तब आगे बढ़े हम, वरना तो हम ट्रेन दौड़ाते चले जाएंगे, मुझे लगेगा हम दिल्ली पहुंच गए, ये पता ही नहीं चलेगा कि सवारी कहाँ उतर गई या कहाँ चढ़ी थी। ठीक, हाँ चलिए जल्दी से बताइए, जो शुरुआत से अब तक हुआ है उसमें कहाँ पर भी थोड़ी सी बात आप अगर नोट डाउन करने में चूक गए हैं या आपको समझ नहीं आई, तो प्लीज रेज योर क्वेरी, जल्दी करो बेटा, क्योंकि ये बड़ी एलिमेंट्री स्टेज पे है हम लोग ब्रांच की, बहुत कीमती समय है भाई। यस, मेरी आवाज तो मिल रही है ना? यस प्लीज रिस्पॉन्स, आर यू गेटिंग द वॉइस? एम आई ऑडिबल? क्या हो गया यार, एकदम शांति है, अजीब सी स्थिति है, ऐसा क्या क्या कर रहे हो भैया तुम लोग? हम्म? रिस्पॉन्स अच्छा करो तब आगे बढ़ेंगे हम, वरना ऐसे ही सब रुका रहेगा। और हालात आप देख रहे हैं, कभी भी कोई भी एग्जाम आपका हो सकता है, इसलिए तैयारी करते चलो। हाँ बेटा, इफ ऑल थिंग इज क्लियर दैट रिस्पॉन्स, व्हाट इज द इशू? कमाल की बात है यार, अगर शिक्षक और विद्यार्थी आपस में शर्मा जाएंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए आप। ना मैं आपसे कतई शर्माऊं, ना आप कतई मुझसे शर्माइए, वरना क्लास बिल्कुल चौपट हो जाएगी, टाइम वेस्ट फॉर मी एंड यू, बोथ बोथ द पीपल्स। कतई मत शर्माइए, जहां जो भी दिक्कत आ रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये एंट्रीज आपने पास कर ली, आपको सिर्फ ये बोलना है हाँ या नहीं, और कुछ बोलना ही नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है? पास कर ली ये जर्नल एंट्री, जो जो साथ में बोल रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन नोट डाउन हो गया, ये जर्नल एंट्री पास हो गई, बोल दो नहीं तो फिर से मैं दोहरा दूं यार, उसमें क्या दिक्कत है?
और इतनी देर हम लोग इंतजार करते रहे 4-5 मिनट में, इसमें दोहरा जाते हम। ये जर्नल एंट्री आपने उतार ली? कहाँ यार, सुबह सुबह फंस गए। ये तो लिखाने पढ़ाने लग गए सुबह से, बताइए इतने अच्छे मौसम में। ये जर्नल एंट्री उतारी है आपने देवियों सज्जनों? अच्छा, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई, मुझे ये बताओ। कितने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली अब तक? ये तो बता सकते हो, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है। कितने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली? हम्म। किसने किसने नहीं लगवाई? नहीं लगवाए वाले बताएं मुझे पहले। अरे यार, वैक्सीन पे भी बात नहीं कर रहे हो, पढ़ाई पे भी बात नहीं कर रहे हो, कि कोई लड़ाई लड़ाई है क्या? घर से कुछ मिर्चा उर्चा खा के चले हो, बैठे हो क्या भैया? हमको लग रहा है अभी नाश्ता वास्ता नहीं मिला है नाश्ता मिल गया ना सबको घर पे? अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सर सुबह 10 बजे की क्लास है, क्रॉसिंग बंद था, फलाना था, देर हो रही है, घर से ऐसे ही भागा है। तो घर में है आप। ठीक। तो चलिए, जल्दी से, अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं भी किया है तो इतनी देर तक फिर से मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत कीमती समय बर्बाद हुआ हम लोगों का। हम लोग किस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं? रिगार्डिंग द ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग में ब्रांच को हेड ऑफिस सामान भेज रहा है, कुछ पैसे भेज रहा है, ठीक? तो उसका हिसाब भी रखेगा, बस इतनी सिंपल सी बात है। तो ब्रांच इस जगह पर एक अलग एंटिटी मान लेंगे हम फॉर टाइम बीइंग, और हेड ऑफिस एक अलग एंट्री हो गई, एंटिटी हो गई। हेड ऑफिस ने जब जब सामान भेजा ब्रांच को, तो एक जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं उस तरीके से हम लोगों ने जनरल एंट्रीज पास करी, ठीक? और उसके बाद में उसके अकाउंट बना दिए अपनी किताबों में, तो हमें ये तो पता रहेगा कि हमने ये सामान, ये पैसा इनको भेजा, और इतना इतना पैसा या ये सामान मेरा इनके पास पड़ा है या लौटा है, ठीक? इतना ही काम हुआ है, कुछ और हुआ नहीं इसमें। तो जो ओपनिंग स्टॉक आपने भेजा उसको डेबिट कर लिया, फिर उसके बाद जो आपने गुड सप्लाई किया उसको डेबिट कर लिया, कानपुर ब्रांच को। कानपुर ब्रांच को हम भेज रहे हैं ना, इसलिए कानपुर ब्रांच को डेबिट कर लिया। फिर कैश जो हमने 300 रुपए भेजे वो हमने डेबिट कर लिए। फिर जो हमें कैश मिला, जो उन्होंने सेल की तो वो मुझे मिला, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 60,000। तो वो जो मुझे मिला उसको मैंने कानपुर ब्रांच के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, अपने पास कैश को डेबिट कर लिया। फिर जो स्टॉक बचा रह गया मेरा, तो इस स्टॉक को डेबिट कर लिया, और जो पेटी कैश का पैसा बचा रह गया 10 रुपए, उसको डेबिट कर लिया, कानपुर ब्रांच को क्रेडिट कर लिया। मतलब ये फायदे कानपुर ब्रांच से हो रहे हैं हमको, ऊपर वाले हमारे वो खर्चे थे। तो अब इसकी, ये तो हमारी सिंपल जर्नल एंट्री हो गई। जब आप इनकी पोस्टिंग करोगे तो आप ये पाओगे कि जो क्रेडिट साइड ऑफ कानपुर ब्रांच है वो ज्यादा है अगेंस्ट द डेबिट साइड, मींस प्रॉफिट हुआ है कानपुर ब्रांच में 4,710 रुपए का। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है कानपुर ब्रांच में 4,710 रुपीज का, दैट नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू जर्नल P&L अकाउंट। ओके, ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको हम कंपनी के या अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और इसी के साथ हमारा कानपुर ब्रांच अकाउंट बंद हो जाएगा। कानपुर ब्रांच को हमने क्या भेजा, कानपुर ब्रांच से मुझे क्या मिला, इस सब का मैंने हिसाब लगाया, तो ये पाया कि कानपुर ब्रांच को जो मैंने भेजा था वो कम था, उनके यहाँ से जो मिला वो ज्यादा था। इसका मतलब कानपुर ब्रांच ने मुझे फायदा कराया। तो मैं अपनी बुक ऑफ अकाउंट में P&L में इसको डाल दूंगा, जो ये कानपुर ब्रांच का मैंने अकाउंट बनाया, तो इसमें जो ये हमारा बैलेंस आया लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा बैलेंस क्रिएट हो गया। तो वो मानी बात है, आपका नेट प्रॉफिट होता है। तो वो प्रॉफिट जो है आपका ट्रांसफर कर दो आप अपने P&L अकाउंट में, जर्नल P&L अकाउंट में, ठीक? बस इतना काम आपको करना है। फिर जरूरत है तो इनके सेपरेट सेपरेट ब्रांच अकाउंट बना लो। अब जब सेपरेट अकाउंट बनेंगे तो आपको क्या चीज ध्यान देनी होगी, जल्दी से देख लो। गुड सप्लाइड, जब भी नोट डाउन, गुड सप्लाइड है तो गुड सप्लाइड जो आपका है वो क्या हो जाएगा,
जब आप एक ही यहाँ पर तो आप एक ही एंट्री कर रहे हो ना, कानपुर ब्रांच टू गुड सप्लाइड, कि कानपुर ब्रांच को आपने डेबिट किया और कानपुर ब्रांच का फाइनल आपने अकाउंट भी बना लिया, उसको बंद भी कर दिया नेट प्रॉफिट दिखा के। लेकिन ये जो साइड में अकाउंट्स क्रिएट हो गए हैं, जैसे टू स्टॉक एट कानपुर ब्रांच या टू गुड सप्लाइड टू कानपुर ब्रांच, ये क्रेडिट बैलेंसेस हैं आपके। तो ये जो क्रिएट हो गए हैं, अब इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो जो गुड सप्लाइड है, दैट शुड बी ऑलवेज ट्रीटेड एज परचेजेस। तो गुड सप्लाइड अकाउंट ऑफ कानपुर ब्रांच जब आप बनाओगे तो उसमें क्रेडिट साइड में तो आ जाएगा कानपुर ब्रांच 50,000, और गुड सप्लाइड क्या हो गया? परचेस। इसको आप डालेंगे परचेस में, कारण कानपुर ब्रांच के लिए तो ये परचेस टाइप की चीज ही रही होगी, या आपने ट्रांसफर किया है तो आपके लिए परचेज रही होगी, तब तो ट्रांसफर हुई है। ठीक है। नाउ स्टॉक, स्टॉक का क्या करना है? क्योंकि स्टॉक भी दो जगह है। तो स्टॉक एट कानपुर ब्रांच में एक तो ओपनिंग बैलेंस आपका आ जाएगा, बैलेंस BD 20,000। देन ये जो कानपुर ब्रांच को आपने ट्रांसफर किया वो 20,000 राइट हैंड साइड पर। देन कानपुर ब्रांच का 15,000, तो ये 15,000 आपके लिए बैलेंस CD आगे के लिए ट्रांसफर हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ऐसे स्टॉक अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नाउ पेटी कैश, पेटी कैश के जो 10 रुपए हैं वो आप फर्दर बैलेंस CD की तरह आगे ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? इस तरीके से आपके सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। एनी डाउट बेटा? डू यू हैव एनी डाउट? यस, डू यू हैव एनी डाउट? नो? तो लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत आसान था, तो बड़ी आसानी से हो गया, ढेर सारे नो 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 आ गए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। इसमें कुछ और मजेदार बातें हो सकती हैं जो हमको आपको मिलके परेशान कर सकती हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द कंपनी? क्योंकि ये बेटा करने से ही सीखते चलेंगे हम लोग, कितना भी आप थ्योरी पढ़ जाओगे किसी काम नहीं आने वाली है। आप मेरे साथ साथ करो, और आज मैं एक दो क्वेश्चंस की बुक और भेजूंगा आपको, उनको आप घर पे लगाओ, उसको क्लास में डिस्कस करते हैं। ऐसे ही हम लोग ब्रांच अकाउंट को सीख जाओगे, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स इसी में आपकी हैंडल हो जाएंगी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ नोट करें फटाफट से, कि वन ब्रांच इज इन आगरा। ठीक है, आगरा में एक ब्रांच है, हेड ऑफिस भोपाल में है। तो आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। ये भी इसी तरीके की डिपेंडेंट ब्रांच है। तो ओपनिंग स्टॉक इज 8,000, डेट वही फाइनेंशियल ईयर वाली आप रख लीजिएगा, मतलब 1 अप्रैल का 20 का ओपनिंग स्टॉक है ये 8,000। गुड सप्लाइड, गुड सप्लाइड 80,000, 80,000। एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, वेजेस के अगेंस्ट में 500, सैलरीज के अगेंस्ट में 600, अदर एक्सपेंसेस 900, द टोटल एक्सपेंसेस इज 2,000। 2,000 के एक्सपेंसेस पेड हो गए, किसने? हेड ऑफिस ने भेजे। नाउ द एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच। अब ब्रांच ने क्या क्या पेड किए? पेटी एक्सपेंसेस 300, कैरेज 500, मीन्स 800। नाउ द कैश सेल्स मेड बाय द ब्रांच, ब्रांच ने कैश सेल की 1,10,000। जुलती है, बस एक ये चीज आ गई कि ब्रांच ने कुछ अलग से खर्च किया है। अगली चीज देख लेते हैं हम लोग। पेटी कैश रिमेनिंग ऑन द 31st March is 500 rupees. Closing stock as on the 31st March is 3,000. All the entries are almost same. अब आप मुझे ये बताइए कि इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक में
इस अकाउंट को इफ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, तो कैसे प्रिपेयर होगा? जर्नल एंट्रीज तो मैं मान लेता हूं आ गई आपको। हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द अकाउंट्स? अकाउंट्स बनाइए जल्दी से इसके। तो फटाफट से आप अपना कॉलम खींच लीजिए। द आगरा ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ भोपाल हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। जल्दी से उसको आप बांट दीजिए। कॉलम्स में दो आपके अमाउंट्स के कॉलम बन जाएं, दो पर्टिकुलर के कॉलम बन जाएं। अपनी जर्नल एंट्री को मिलाना शुरू करिए। पहली जर्नल एंट्री आपने जो डाली थी वो क्या डाली थी? आपने ब्रांच को डेबिट किया था अगेंस्ट स्टॉक। तो ये ब्रांच अकाउंट में क्या आ जाएगा? टू स्टॉक 8000। फिर गुड सप्लाइड भी आपके लिए आ जाएगा टू करके गुड सप्लाइड टू आगरा ब्रांच 80,000। देन द एक्सपेंसेस मेड बाय यू, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग द बुक ऑफ अकाउंट्स। आपकी बुक ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री आनी है? तो उसमें ये 500 फॉर द सैलरीज, 500 फॉर द वेजेस, 600 फॉर द सैलरीज एंड 900 फॉर द अदर एक्सपेंसेस। इनका टोटल 2000। दैट इज द कैश यू हैव सप्लाइड टू द ब्रांच। आ गया सब? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको जो ब्रांच से मिला, तो ब्रांच से आपको क्या मिला? जल्दी बताइए। ब्रांच से आपको क्या मिला? वो बोलता है 1,10,000 मिले। ठीक, 1,10,000 मिले। ओके, सहमत हैं आप इससे? आप इससे सहमत हैं? प्यारे बच्चों जल्दी बचाओ। हाँ बेटा, जल्दी से बताओ। सहमत हैं आप? ओके। थोड़ी दिक्कत है बच्चा यहाँ पे कि ये जो एक्सपेंसेस ब्रांच ने किए हैं, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट है, उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो इसने जो भी किए हैं तो इसी में से तो कर दिए होंगे ना, जो आपके पास पैसे हैं। तो उतने पैसे काटेगा वो, आपको भेजेगा थोड़ी। उसने बोला कैश सेल्स बाय ब्रांच, कैश सेल है उसकी 1,10,000। तो आपके हिस्से में कितने आएंगे? आपके हिस्से में आएंगे कि वो जो 800 रुपये है, दोनों वर्ड में डिफरेंस है। पहले पहले क्वेश्चन में वो बोल रहा था कैश ट्रांसफर्ड बाय ब्रांच, इसमें बोल रहा है कैश सेल्स बाय ब्रांच। ये तो सेल्स है। अब सेल में ट्रांसफर करते समय अगर उसने अपने कुछ पर्सनल खर्चे किए हैं, तो वो उसका अपना तो कुछ है ही नहीं, वो तो उसी से करेगा जो आपने भेजा है और उसके थ्रू उसके पास रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। तो जो आपने उस वेजेस और सैलरीज और अदर एक्सपेंसेस के भेजे वो तो उसने पूरे पूरे कर दिए। उसके बाद बोलता है कि कुछ और भी फुटकर खर्चे हो गए मेरे 500 रुपए के, कुछ कैरिज वैरिज देना पड़ा 300-500 कुछ ऐसा बता रहा है वो। साथ ही बोल रहा है कि पेटी कैश में और 500 रुपए पड़े हुए हैं, और पेटी कैश भी आपने उसको भेजी नहीं, आपने तो सीधे सीधे एक्सपेंस भेज दिए थे हेड ऑफिस से। तो जो हेड ऑफिस से आपने एक्सपेंस भेजी वो उसके एक्सपेंस का वो डाटा दे रहा है कि यहाँ यहाँ खर्च हो गए। इसके अलावा बोल रहा है कि उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, उसने खुद किए किए तो आप ही के पैसे में से कर दिए। द कैश सेल्स, कैश सेल्स में इनको घटा दो आप। एक्सपेंसेस ऑफ द कैरेज एंड द पेटी कैश एक्सपेंसेस एज वेल एज द पेटी कैश बैलेंस, क्योंकि जो 2,000 आपने भेजे वो 2,000 का तो पूरा खर्चा तैयार है, और वो बता रहा है कि हमने 500 बचा भी लिए हैं आगे के लिए। तो ये कहाँ से बचाए? ये भी तो सेल्स में बचाए हैं। आप समझ पा रहे हैं ना आप? जो उसने फुटकर खर्चे किए पेटी कैश, पेटी एक्सपेंसेस, जो उसने कैरिज पे की, प्लस जो वो बोल रहा है कि मैंने 500 रुपए आगे फुटकर खर्चों के लिए बचा भी लिए भैया, जब तक आपका पैसा आता है तब तक पता लगा ये मजदूर आते फलाने आते, इनको कहाँ से दें, तो हमने 500 रुपये बचा लिए। ठीक है भाई हिसाब दे देना। तो ये भी तो आपके सेल से कट जाएंगे।
तो इन तीनों फिगर्स को आप सेल से घटा दीजिए। नंबर 1, द एक्सपेंसेस bear by the branch against the petty expenses and the expenses bear by the branch against carriage as well as the petty cash close balance जो उसने अलग से बचा के रखा है। इन तीनों आइटम्स को आप घटाइए 1,10,000 में से। तो ये वो कैश है जो वो आपको भेज पाएगा या आपके लिए बचा है, क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी इस्तेमाल कर ही चुका है। बाकी के 2 उसने पेमेंट कर दिए, एक उसने 5,000 रुपये बचा के रखे। यस करेक्ट, 1,08,700। दिस इज द बैलेंस विच यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड विद द नोट गिवन। इसके ऊपर आप बनाओगे वर्क नोट नंबर 1 और उसके नीचे ये सारी बातें लिखोगे जो मैंने बोली आपको, ठीक? क्योंकि ये कैश सेल्स का बैलेंस है तो इसमें ये एडजस्टमेंट आएंगे। तो ये एडजस्टमेंट भी आपने कर दिया। जब ये आपने कैश की बैलेंस ढूंढ ली, तब आप इस पे उनका जो स्टॉक बचा रह गया है वो क्रेडिट डाल दो। स्टॉक बचा है 3,000 का, उसका क्रेडिट डाल दो, ठीक है? इसका क्रेडिट आप डाल दीजिए। फिर एक क्रेडिट 500 रुपए का जो पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है वो भी पड़ेगा, क्योंकि आपने कैश सेल्स में तो उसको कटवा दिया है ना, और वो बचा हुआ है कि स्टॉक है, तो वो स्टॉक भी दिखना चाहिए। मे बी इन टर्म्स ऑफ द कैश, मे बी इन द टर्म्स ऑफ गुड्स। ब्रांच के पास बचा है ना, मेरा ही है, तो वो भी दिखना चाहिए। तो पेटी कैश का 500 रुपए एज क्लोजिंग बैलेंस भी आपको एंटर करना है एज क्लोजिंग स्टॉक, और स्टॉक एंटर करना है 3,000 का। अब इसका टोटल लगा लीजिए और इसके टोटल को आप मैच करा दीजिए डेबिट साइड से। अगर कोई नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो रहा है तो वो मुझे बताइए और उसको रिकॉर्ड करिए और काम खत्म। इतना छोटा सा काम करना है हम लोगों को। जल्दी से करके बेटा कोई जन बता दो मुझको। यस बेटा, अब आपको फाइनल आपने उस अकाउंट को बैलेंस करना है, ब्रांच के अकाउंट को। तो डेबिट साइड की एंट्री एक हो गई स्टॉक की 8,000, एक गुड सप्लाइड की हो गई 80,000, एक कैश प्रोवाइडेड की हो गई 2,000, और एक क्रेडिट साइड पे एक एंट्री आपकी आ गई 1,08,700, एक स्टॉक की आ गई 3,000, एक पेटी कैश की आ गई 500। नाउ मेक द बैलेंसिंग। अब इनकी बैलेंसिंग कर दो और जल्दी से बता दो प्रॉफिट है कि लॉस है। 22,200 रुपए ये नेट प्रॉफिट है, करेक्ट? दिस इज द नेट प्रॉफिट। ये इस ब्रांच का नेट प्रॉफिट है जो कि हम अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बिल्कुल क्लियर? तो मुझे लग रहा है यहां तक हर एक को सारी बातचीत अच्छे से समझ आ रही है। चाहिए आप तो 1 आध मिनट का ब्रेक लेके, अगर जितना भी डिस्कशन हुआ इस पे कोई क्वेरीज कर सकते हैं तो कर लीजिए जल्दी से, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी क्वेरी बच्चों? कोई क्वेरी है बेटा? यस, कोई क्वेरी? यस, सम्मानित छात्र छात्रों कोई भी जिज्ञासा है तो आप पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इज देयर यस एनी रिस्पॉन्स बेटा? कोई क्वेरी है? सो क्यों जा रहे हो आज? कुछ समझ नहीं आ रहा है आज रिस्पॉन्स? नो सर। ओके, आज रिस्पॉन्स। अब जब सोने की बात आई तो सब एकदम से बोलने लगे। नहीं, सब जाग रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। अब ये सारे केस बच्चों कौन से थे? जब हम लोगों की सेल्स कैश में। अब इस ब्रांच को अगर आप एक राइट दे दो कि वो डेटर भी बना सकती है, मतलब उधार भी बेच सकती है। अभी तक तो आपने देखा ना किया, वो सब कैश बेच रही है, कोई झगड़ा नहीं हुआ, आपने खाली कैश की एंट्री मारी, अपनी काम खत्म। अब अगर इन केस आपने उसको अलाउ कर दिया कि भाई आप
क्रेडिट भी बेच सकते हो, तो जब क्रेडिट बेचेगा तो डेटर क्रिएट हो जाएंगे, और डेटर मे बी मैटेरियलाइज इन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ अकाउंटिंग टाइम पीरियड और मे नॉट बी। अब आप डेटर तो बना सकते हो, और उसके साथ क्या ये गारंटी भी दे सकते हो कि नहीं, ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च को खत्म हो रहा है, इसके पहले भाई आपकी उधारी खत्म हो जानी चाहिए। वो कह देगा हाँ हाँ खत्म हो जाएगी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप दीजिए ना, मैं 15 दिन में पैसा दूंगा, उसके बाद नहीं देने आया। अब आपका पीरियड खड़ा है तो आखिरी में उस पैसे को कहाँ दिखाओगे आप, तो वो डेटर बन जाएगा। ब्रांच ने बेचा, डेटर आपका बन रहा है क्योंकि आपने अलाउ किया है। ये एक नई बात आ रही है, ठीक। तो अगर ऐसी चीजें आ रही हैं तो आपको क्या करना पड़ जाएगा, एक डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा इन दैट केस, ठीक। एक डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। इफ यू गोइंग टू अलाउ द ब्रांचेस टू मेक क्रेडिट सेल्स, तो जैसे ही क्रेडिट सेल आप अलाउ करोगे तो क्या क्या चीजें क्रिएट होने लग जाएंगी आपके पास। एक तो सेल्स बुक हो जाएगी बड़ी मजेदार। इस सेल्स बुक में क्रेडिट की भी एंट्री आएगी और सेल्स की भी एंट्री आएगी। स्टॉक बुक अच्छे से मेंटेन करनी पड़ जाएगी। कस्टमर्स लेजर बनेंगे। अब डेटर तो बन गए, अब डेटर में एक्स वाई जेड है, ओ पी क्यू आर एस, कितने सारे डेटर हो सकते हैं। तो फिर उनका आपको कस्टमर लेजर बनाना पड़ेगा अलग अलग, कि इनके ऊपर इतना पैसा बाकी, इनके ऊपर इस डेट से, इनके ऊपर इस डेट से, ठीक है ना। ये सारे काम आपके लिए बढ़ जाएंगे। अभी तक आप कितनी किताबें बना रहे थे, अभी तक आप केवल पेटी कैश बुक बना रहे थे, स्टॉक बुक बना रहे थे, कैश बुक बना रहे थे, और उस ब्रांच का अकाउंट बना ले रहे थे, छोटा छोटा काम। और जैसे ही आपका डेटर इंट्रोड्यूस हुआ तो डेटर की बुक बनाइए, फिर उनकी लेजरिंग करिए, ठीक है। तो सारे डेटर की हिसाब किताब रखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपकी ब्रांचेस अगर वो क्रेडिट सेल करती हैं तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा हेड ऑफिस को रिगार्डिंग द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द डेटर्स। आप उधार बेच रहे हो और साल के बीच में आपका जो भी सेटलमेंट हो जाता है, दैट इज सो गुड, पूरा हो जाता है, वेरी वेरी गुड। नहीं होता है तो डेटर बनेगा, और डेटर बनेगा तो ब्रांच का तो सामान है नहीं, सामान किसका है, हेड ऑफिस का, मालिक का। तो उसको तो बताओ यार कि ये तुम्हारा डेटर है, मैंने बेच दिया है, अब ये पैसा जो है वो तुम्हारे, तुमको वसूलना है, ये तुम्हारा है भाई। तब तो बेचारा अपनी किताब में लिखेगा, वरना वो तो सेल्स दिखाएगा, इतनी सेल्स हो गई, ठीक। और सेल्स के अगेंस्ट में जीपी क्रिएट होता है, और डेटर से तो जीपी बनता नहीं, उसको आप एसेट में दिखाने वाले हो, तो नेट प्रॉफिट पर डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। तो यू हैव टू इन्फॉर्म द हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस शुड हैव द परफेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेटर्स। क्लियर है। तो स्टेटमेंट वो आपको सारे रेमिट करने पड़ेंगे हेड ऑफिस को। देन अकाउंटिंग कैसी होगी, अकाउंटिंग इनकी कैसे होगी, अगर आप कुछ भी ऐसे बेच रहे हो तो अकाउंटिंग कैसे होगी, जल्दी से देखते हैं हम लोग। आप स्पेसिमेन में बना लीजिए डेटर अकाउंट, कैसे कैसे बनेगा डेटर अकाउंट। क्रेडिट सेल्स, यहीं से तो डेटर क्रिएट होंगे। टू क्रेडिट सेल्स, देन टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, यहां से भी डेटर क्रिएट हो गए। डेटर के डेबिट बैलेंस कौन कौन से हो सकते हैं, वो जो मैंने उधार बेचा, या वो जो वादा कर गए थे उस डेट को उन्होंने पैसा नहीं दिया तो मेरी उधारी स्टैंड कर रही है। क्लियर। आपने जो उधार बेचा, एक तो उससे डेटर बनना है, एक उसने आपको बिल काट दिया कि 3 महीने बाद मैं ये आपको पेमेंट कर दूंगा, बिल्स रिसीवेबल आपने रख लिया अपने पास, और वो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर हो गया तो वो डेटर है, पेमेंट तो हुई नहीं। तो दूसरी मतलब डेबिट का बैलेंस यानी डेटर कैसे बढ़ेंगे, बाय द वे ऑफ क्रेडिट सेल्स, बाय द वे ऑफ बिल्स डिसऑनर्ड। और कैसे बन सकते हैं, जो पीछे साल के डेटर हैं वो आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, अभी उनका हिसाब ही नहीं हो पाया। देन द बैलेंस बीडी, शुरुआत में सबसे पहले कौन सा डेटर में डेबिट में एंट्री आएगी, बैलेंस बीडी की, जो पिछले डेटर है उनको आप उतार दो। इस साल जो उधार बेचा है वो उसमें चढ़ाओ,
कोई बिल्स रिसीवेबल जो आपके टाइमली रिसीव हो जाने चाहिए थे वो रिसीव नहीं हुए, डिसऑनर हो गए, तो डेटर बढ़ गए, तीसरी एंट्री। इस तरीके से डेटर के बैलेंस क्रिएट हो जाएंगे। अब ये कम कैसे कैसे होने वाले हैं? कुछ पेमेंट आपको कैश मिल गई तो कैश से कम हो जाएंगे, कुछ रिटर्न इनवर्ड आ गई, उन्होंने कोई सामान लौटा दिया, इससे आपके डेटर कम हो सकते हैं, कुछ अलाउंसेस आपने अलाउ कर दिए तो ये डेटर कम हो सकते हैं। ये सारे क्रेडिट बैलेंस की हेड हैं। कोई डिस्काउंट आपने अलाउ कर दिया तो भी डेटर कम हो सकता है। किन्हीं डेट्स को आपने बैड और डाउटफुल मान के खत्म ही कर दिया तो वहां से भी डेटर कम हो सकते हैं। करते हो ना आप बैड एंड डाउटफुल डेट्स अगेंस्ट डेटर, तो कम हो जाता है ना उतने से डेटर कि आपने मान लिया कि ये पैसा तो वापस मिलेगा ही नहीं, तो आपने हटा ही दिया उसको। फाइनली डेटर कम हो जाएगा, उसको हम फिर P&L में ट्रांसफर करके खत्म करते हैं। कोई बिल्स रिसीवेबल आपने क्रिएट कर लिया तो भी वो डेटर कम करेगा। और फाइनली जो आपका बैलेंस बचा रह जाएगा, दैट इज द अल्टीमेट बैलेंस ऑफ द डेटर अकाउंट। दिस इज द टोटल हेड्स विच आर डेल्ट इन द डेटर अकाउंट। ऐसे ऐसे बनता है। क्लियर है? कुछ कुछ यस। चलिए, तो अब हम लोग जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन नोट करते हैं। नोट करिए। एक हेड ऑफिस है कानपुर में। अभी तक हम ब्रांच कानपुर में बना रहे थे, अब हेड ऑफिस कानपुर में बनाएंगे। कुछ तो बदले यार। अब हम लोगों का एक हेड ऑफिस है कानपुर में और एक ब्रांच ऑफिस है इटावा में। बना लिया। हाँ भाई, दोनों जगह बन गया। अब अपने इटावा वालों को ये छूट दे दी कि वो चाहे तो कैश बेचे चाहे तो क्रेडिट बेचे। और जैसे ही मैंने उनको ये छूट दी, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अब डेटर अकाउंट का रोल आ गया है। पीछे की तरह आसान अब चीजें होने वाली नहीं है। नाउ द डेटर अकाउंट इज गोइंग टू बी एग्जिस्ट। ठीक। और गोइंग टू बी रेज्ड इन द बुक ऑफ द हेड ऑफिस। यहाँ पे वो आना शुरू हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोगों को कुछ नोट कर लेना है। क्या नोट कर लेना है? ओपनिंग स्टॉक जो हमने ब्रांच को भेज रहे हैं, लिखो जल्दी से। ओपनिंग स्टॉक 10,000। ओपनिंग डेटर 5,000। अब डेटर पहले से भी है। ओपनिंग डेटर 5,000। गुड सप्लाई टू ब्रांच 35,000। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस 2,000। नाउ कैश सेल्स 20,000। Cash received from debtors 10,000. Goods returned by branch 500. Closing stock 6,000. Goods in transit from head office on 31st March 2020 1,000. Goods returned by customers 3,000. Discount allowed to customers 500. Bad debts 1,500. Credit sales 30,000. इतनी सारी एंट्री आ गई है। फिर से दोहराऊं एक बार इसको। यस बेटा, रिपीट करने की जरूरत है। यस। चलिए लिखिए। ओपनिंग स्टॉक विद द ब्रांच, ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक 10,000। ओपनिंग डेटर 5,000। गुड सप्लाइड टू ब्रांच 35,000। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस 2,000। कैश सेल्स 20,000। कैश रिसीट फ्रॉम debtors 10,000. Goods returned by branch 500. Closing stock 6,000. Goods in transit from head office
ऑन 31 मार्च 23,000, नहीं, ये मैंने क्या बोला, 1,000 गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस ऑन 31 दिसंबर 1,000, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 3,000, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स 500, बैड डेट्स 1,500, क्रेडिट सेल्स 30,000। तो कितने इसमें आपके लिए आइटम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस 13 पॉइंट्स में नोट डाउन। यस सर। चलिए, तो इनकी फिगर भी आपने लिख लिया। अब आपको करना क्या है, ब्रांच अकाउंट बनाना है और डेटर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो ब्रांच अकाउंट में देख लीजिए जो जो चीज़ें आप डील कर चुके हैं वो कौन सी हैं, जो नई आ रही हैं वो कौन सी हैं। ओपनिंग स्टॉक आप डील कर चुके हो, गुड्स सप्लाइड आप डील कर चुके हो, कैश सेंट आप डील कर चुके हो, कैश सेल आप डील कर चुके हो, और क्लोजिंग स्टॉक आप डील कर चुके हो। इतना आप डील कर चुके हो। कुछ ये चीज़ें नई आ गई हैं, तो जल्दी से इनके दर्शन करते हैं हम लोग कि इनमें क्या हो सकता है, जितनी दूर तक हम लोग क्वेश्चन को ले जा सकते हैं। तो क्योंकि अब हम बुक की अकाउंट हेड ऑफिस के अकाउंट में बना रहे हैं, तो हमको जल्दी से क्या कर लेना चाहिए, ओपनिंग बैलेंसेस ले लेने चाहिए अपनी इटावा ब्रांच से रिलेटेड। तो एक ओपनिंग बैलेंस हमको मिल रहा है रिगार्डिंग द स्टॉक, और दूसरा ओपनिंग बैलेंस हमको मिल रहा है रिगार्डिंग द डेटर। तो ये दोनों हमको ले लेने चाहिए इटावा ब्रांच अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में। क्यों जी साहब? हाँ, ले लेने चाहिए। डेटर हो चाहे जो हो, जो डेबिट बैलेंस ब्रांच अकाउंट का है वो डेबिट बैलेंस है, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट है, तो डेटर भी ले लेना चाहिए। यस, ले लेना चाहिए, ले लिया। अगला पॉइंट, गुड सप्लाइड टू ब्रांच। ये जो गुड सप्लाइड टू ब्रांच है ये कितना है बेटा, 35,000। फिर क्या बोलता है, गुड्स इन ट्रांजिट, कि एक ऐसा भी कुछ गुड्स है जो अभी ब्रांच तक पहुंचा नहीं है लेकिन हेड ऑफिस से चल चुका है, जिस डेट को ये अकाउंटिंग फाइनलाइज हो रही है। ऐसा कितना गुड्स है, 1,000। तो ये जो गुड्स इन ट्रांजिट है ये हमारे लिए तो स्टॉक से चला गया ना बाहर, फॉर द ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि ये मुझे अभी मिला नहीं या ये कहीं खो गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा हो जाएगा तो चीज़ें बदलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, हमारे यहाँ से गुड्स इन ट्रांजिट है मीन्स डिस्पैच हो चुका है, तो हम अपने यहाँ से उस ब्रांच के नाम को चढ़ा ही सकते हैं, तो हम उसको चढ़ा देंगे। तो गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट में हम क्या डालेंगे, द अमाउंट जो एक्सेप्टेड है 35,000 का, प्लस 1,000 गुड्स इन ट्रांजिट, ये भी इसी में ऐड कर देंगे और इस अमाउंट को 36 कर देंगे। नीचे नोट में लिख देंगे कि गुड्स इन ट्रांजिट शैल बी कंसिडर्ड एज गुड डिस्पैच टू ब्रांच सच एंड सच। फिर आप कैश एक्सपेंस डाल सकते हो 2,000 रुपए के, यहाँ तक भी आपका पुराना काम है। डेबिट साइड के इतने काम आपने किए, बस केवल एक चीज़ बढ़ गई इसमें जो पीछे अभी तक डिस्कस नहीं हुई थी, कि गुड्स इन ट्रांजिट, और एज वेल एज दूसरी चीज़ बढ़ गई कि डेटर के ओपनिंग बैलेंस को भी आपने कैटर कर लिया इन द ब्रांच। अब क्रेडिट साइड पे आ जाइए। क्रेडिट साइड पे आपको कैश मिल रहा है बाई सेल्स, ठीक बात है, 2,000 रुपये 20,000 रुपये से एंटर करिए उसको। अमाउंट मिल रहा है रिसीट फ्रॉम डेटर्स, फॉरेन एंट्री करिए उसकी 10,000 रुपये से, तो 30,000 रुपये आपको कैश मिल गया। एक आपको 20,000 रुपये मिल गया सेल से, एक 10,000 रुपये मिल गया आपको डेटर से, क्रेडिट बैलेंस से। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। ये 500 रुपये वो वाले हैं जो उसने लौटाए हैं आपको, कोई सामान उस ब्रांच ने आपको लौटाया है, रिटर्न किया है। गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच 500, तो जब उसने लौटाया है तो उतने से तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर दो भाई उस ब्रांच का। आप तो ऑलरेडी जितना भेजा है वो सब डेबिट चढ़ा ही चुके उसके ऊपर, तो वो जो बोल रहा है जो 500 लौटाया है उससे उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है। फिर ये जो ब्रांच के डेटर अकाउंट है इससे उसको ब्रांच को क्रेडिट करो, क्योंकि तो आपने ब्रांच को डेबिट कर रखा है। तो बेसिकली अगर हमें ब्रांच का प्रॉफिट जानना है तो ये जो डेटर्स हैं
ये अल्टीमेटली तो मेरे ऊपर ही आने वाले हैं, तो हम इनकी इसको ब्रांच के प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए इन डेटर्स को भी क्रेडिट दे देंगे उसमें कि लो भाई क्रेडिट थी। ठीक। अब ये जो गुड्स इन ट्रांजिट है, अब ब्रांच ये बोलेगी कि मुझे मिला नहीं है अभी तक, दैट इज वाई इट इज इन ट्रांजिट। अगर आपने तो अपने यहाँ चढ़ा लिया कि मैंने भेज दिया है, वो ट्रांजिट इसीलिए कि उसे मिला नहीं है। तो अगर हम उसके यहाँ इसको क्रेडिट नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उसको एक्सेस 1000 रिसीव करा रहे हैं जो कि उसे अभी तक मिला नहीं है, तो प्रॉफिट के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको आप क्रेडिट भी डालेंगे गुड इन ट्रांजिट अकाउंट को, नोट में लिख लो। आपके लिए तो आपका निकल चुका हुआ आपके गोदाम से, उसको मिला नहीं है तो उसको हम कैसे डेबिट रख सकते हैं, तो उसको हम क्रेडिट भी करेंगे। उसको डेबिट करेंगे ड्यू टू द लॉजिक दैट आई हैव सेंड द गुड्स विच इज नॉट इन माई अकाउंट, क्योंकि हमें अपना स्टॉक भी तो मिलाना है। हमारे स्टॉक में फिजिकली तो वो 1000 का सामान जा चुका है, दैट इज वाई हमने ब्रांच को डेबिट कर लिया। अब ब्रांच ये बोली कि मुझे मिला नहीं है, तो हम ब्रांच को क्रेडिट भी कर दे रहे हैं। अब दोनों के साथ न्याय हो गया। ध्यान रखिएगा, गुड्स इन ट्रांजिट एक साइड डेबिट हो जाएगा, वही एक साइड क्रेडिट भी हो जाएगा। अब इसको आप बैलेंसिंग कर दीजिए, तो जो भी फिगर आएगी वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की होगी। अब आपको क्या बनाना है, ब्रांच डेटर अकाउंट। जल्दी से खत्म करते हैं इसको आज ही, फिर पिक भेजेंगे हम दूसरी आपको। तो बैलेंस इसमें आपके पास बीडी का 5000, ये पिछली बार के डेटर हैं, इनको डेबिट करो। क्रेडिट सेल 30000 की, इसको डेबिट करो। अब जो जो आपको मिलता चला जा रहा है, जो जो इस बैलेंस को कम कर सकता है डेटर के, वो फटाफट से उस पर निगाह डालें हम लोग। एक कैश जो 10,000 मिले उसको क्रेडिट करो। रिटर्न इनवर्ड, ये जो आपने रिटर्न कर दिया डेटर ने 3000 रुपए, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स, तो ये कस्टमर तो वही होंगे अधिकतर जो आपके कौन से क्रेडिट सेल वाले, इन्होंने लौटा दिया तो ये डेटर आपकी नहीं रहे, इनसे 3000 क्रेडिट कर दो। कोई डिस्काउंट आपने दे दिया 500 का, उसको क्रेडिट कर दो। बाई बैड डेट्स, इनको मान लिया आपने कि अब ये वापस ही नहीं मिलेंगे 1500, इनको क्रेडिट कर दो। इसके बाद इसकी बैलेंसिंग लगा दो, तो देन यू विल फाइंड द बैलेंस ऑफ 20,000 रिमेनिंग विद द डेटर अकाउंट। ठीक, और यही 20,000 आप लेके जाओगे ब्रांच डेटर अकाउंट में ऊपर, तब आपका नेट प्रॉफिट वर्कआउट हो पाएगा। जो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है, इसको ब्रांच के खाते में आप 20,000 के रियल डेटर हैं, ये जब आप डालोगे देन इट इज गोइंग टू बी मैच्ड। ठीक है, इसको घर जाके देखेंगे आप लोग सारे लोग, फिर कोई क्वेरी आती है तो कल रेज करेंगे। ओके, और एक पीपी मैं भेजूंगा, फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। Thank you. Thank थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू बेटा।